स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हम आज कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशंस इफ दीज आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन है जो आपको दिख रही है 2x माइनस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 6। इसी तरह से x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 3 सेकेंड इक्वेशन है। 3x माइनस 8y प्लस 11z इज इक्वल टू 11 थर्ड इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं मेथड आप समझ गए होंगे। देखिए गिवन इक्वेशंस आर इन मैट्रिक्स फॉर्म इज, इन इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म ये है। ये क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जैसा कि आप जानते हैं x y और z जो हमारे अननोन नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशिएंट यानी गुणांक। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट 2 माइनस 5 7 जो हमने फर्स्ट रो में लिखे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के 1 माइनस 3 4। ठीक ऐसे ही थर्ड इक्वेशन के लिए 3 माइनस 8 11 हुए कोफिशिएंट्स। और ये जो मैट्रिक्स है ये अननोन नंबर्स का मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स जो कि राइट हैंड में लिखे होते हैं 6 3 11। तो इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हम इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये इक्वेशन चेंज होकर आ जाएगी। यानी इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स को हमने ए से नेम दिया, इसको एक्स से इज इक्वल टू बी, जैसा कि आप जानते हैं। हम इसको ए कहते हैं, इसको एक्स, ये बी। वेयर ए मैट्रिक्स ये है, एक्स ये है और बी ये, सॉरी ये बी है और ये वेरिएबल वाला हमने बाद में लिखा एक्स, कहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये आप समझ गए होंगे। ए और बी दोनों मैट्रिक्स को कंबाइंडली लिखते हैं और जिसको हम सिंबल सी देते हैं। सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। ये हमने इसको सेपरेट करने के लिए सिंबल बनाया है डॉट डॉट का, जिससे हम ये समझे ये पूरा मैट्रिक्स सी है। अलग अलग देखें तो ए और बी है। तो ए मैट्रिक्स सी वाला हमने कंप्लीटली यहाँ लिखा और ये जो डॉट वाला जो डिवाइजर है वो ये डिवाइजर, ये मैट्रिक्स बी। तो देखिए इसको समझ गए होंगे आप। ये कंप्लीट मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे तो सी, यानी इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जब सी को देखेंगे तो ये डिवाइजर नहीं है और जब हम ए देखेंगे तो ये डिवाइजर है, वी अलग है, ये ए अलग है। इसलिए करते हैं हम ये कि हमें ए की रैंक भी देखनी होती है और सी की भी देखनी होती है। इससे हमें दोनों एक साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ए और सी दोनों की रैंक एक बार में ही कंप्लीटली आ जाती है। देखिए क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं आप समझ गए होंगे। फर्स्ट प्लेस पर 1 होना चाहिए, कैसे भी हम लाएं। हम देख रहे हैं सेकंड रो में 1 है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज आप समझते हैं, हमने लिखा R1 इंटरचेंज R2। इंटरचेंज मतलब दोनों तरफ से एरो लगाएंगे कि R1 की जगह पर R2 लिखेंगे और R2 की जगह पर R1। देखिए रिप्लेस कर दिए हमने आपस में। तो ये 1 माइनस 3 4 3 वाले जो रो थी वो हमने फर्स्ट प्लेस पर लिख दी और जो 2 माइनस 5 7 6 वाली फर्स्ट रो थी वो हमने सेकंड प्लेस पर लिख दी। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। अगला चेंज हम करते हैं इसमें, इनको हम लीनियर एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं, जो हम ये कर रहे हैं चेंज वाला प्रोसेस। देखिए अब इसके बाद क्या करना होता है, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं यहाँ 1 होना चाहिए, चाहे हम सब्ट्रैक्शन से लाएं, डिवीजन से लाएं या फिर इंटरचेंज से, किसी भी प्रोसेस से। फिर 1 के नीचे वाली ये दो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको सबको जीरो करना होता है अगले स्टेप में। तो जीरो करने के लिए हमने प्रोसीजर बताया है। जब यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है तो ये जीरो कैसे होगा 2?
कि हम 1 में मल्टीप्लाई करें, यानी 1 का मतलब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा पूरे रो में, पूरे जितने भी एलिमेंट हैं इस रो में हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद हम इस R2 में से R1 को माइनस करेंगे, तो हमने लिखा R2 माइनस 2R1 मीन्स R1 में 2 की मल्टीप्लाई, तब माइनस होना है। सेम प्रोसेस यहाँ समझ लीजिए, ये 3 है, ये 3 इसकी हेल्प से ही 0 करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कंप्लीटली रो में होगा, हर एलिमेंट में होगा। तो R3 माइनस 3R1, देखिए R1 मीन्स आप समझ रहे हैं, R1 फर्स्ट रो कहते हैं, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3, जो कि आप जानते हैं। तो R3 माइनस 3R1 मतलब R3 में से हम माइनस क्या करेंगे, 3R1, मतलब 3 की मल्टीप्लाई R1 में करके तब माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसा आप जनरली अगर या तो डायरेक्ट करना है, नहीं तो आप रफ लिख सकते हैं कि हमने कहा भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं रफ 2 माइनस 6, ये 2 माइनस 6 8, इससे गलत होने की चांस कम रहेंगी, देर लगेगी। 2 से मल्टीप्लाई हो गई टोटल में। अब इस रो में से इसको माइनस करते जाएं, देखिए 2 माइनस 2 0 माइनस, अब इससे कोई मतलब नहीं, ये हो गई चेंज होकर 2R1, ये हो गई -5 -6 -5 -6, तो ये प्लस हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 होगा, 7 माइनस 8 -1 6 -6, आमने सामने वाले एलिमेंट माइनस होते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब हम R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख ले रहे हैं 3 माइनस 9 12 9, ठीक, इसको 3R1 बना लिया हमने। अब माइनस करिए, देखिए 3 माइनस 3 0 -8 माइनस -9 तो 1, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ -8 माइनस -9, ये माइनस तो ये वाला है जब हम माइनस कर रहे हैं, और R1 में जो एलिमेंट है वो भी माइनस का है, तो -8 प्लस 9, देखिए अब क्या हुआ कि ये हमारा ये चेंज करने के बाद ये कंप्लीट हो गया, माइनस कर ही सकते हैं आप, ये मैंने समझा दिया। 11 माइनस 12 -1, 11 माइनस 9 2, ठीक है। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, इसको 0 करना है, बस 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ 1 लेना, इसके सामने की 0 करना, फिर ये अगला एलिमेंट 0 करना है। देखिए आगे क्या करते हैं, इसको 0 करने के लिए हमें R3 चेंज R3 माइनस R2, मतलब जो R3 था यहाँ पर R3 ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में से हम इसको माइनस कर दें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 में से 1 को माइनस करें 0 हो जाएगा, फिर -1 में से -1 माइनस करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 रहेगा, यानी यहाँ 2 रहेगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि सेम है। तो देखो ये एक ऑपरेशन और करने के बाद मैट्रिक्स ये हो गया 1 माइनस 3 4 3 नो चेंज, 0 1 माइनस 1 0 नो चेंज, केवल R3 में चेंज है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। जो हमारा तीसरा स्टेप है उसमें केवल हमें R3 में ही चेंज करना है, क्योंकि यहाँ ही 0 बनाना रह गया। चूंकि बनाना तो हमें यहाँ 0 था, लेकिन ये ऑलरेडी बन गया, वो एक अलग है, ठीक। अब हम यहाँ से मैट्रिक्स तय कर सकते हैं कि इस ए मैट्रिक्स का रैंक तय कर सकते हैं कितनी कितनी रैंक है। तो पहले ए मैट्रिक्स की रैंक देख लें, जो कि यहाँ मैं ये देख रहा हूँ इधर का डिवाइजर से इधर का, तो
इसमें हम ये काउंट करें कि कितनी रो नॉन जीरो है। ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसको कहते हैं हम जीरो रो। और जिसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं होते वो नॉन जीरो होती है। चूंकि इसमें एक जीरो है लेकिन सारे जीरो नहीं है, इसलिए ये नॉन जीरो में आएगी, ये भी नॉन जीरो। रैंक कितनी हो गई? 2। किसकी? ए मैट्रिक्स। अब पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स को चेक कर लें सी के लिए। देखिए ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, यहाँ तक देखेंगे क्योंकि इसमें सारे जीरो नहीं है, ये एक जीरो, ये एक जीरो, लेकिन ये तो जीरो नहीं है, इसलिए ये नॉन जीरो में होगी। इसको भी देखते हैं कि सारे जीरो हैं क्या, यहाँ तक नहीं है, ये 2 है। तो सी मैट्रिक्स के लिए रैंक 3 है, क्योंकि सी कंप्लीट मैट्रिक्स में अगर हम काउंट करें तो 3 नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक होगी 3। चूंकि यहाँ हमने देखा कि रैंक ए और सी इक्वल नहीं है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल रैंक ऑफ सी, क्योंकि इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो ए की 2 है, सी की 3 है, तो बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? हेंस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी इनकॉन्सिस्टेंट है। इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स कॉन्सिस्टेंट नहीं है। अगर ये इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट होती तब हम ये कहते हैं कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, यानी हल है। जब ये इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट नहीं है मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट है, तब हम कहेंगे हेंस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, अतः हम इन्हें हल नहीं कर सकते। जैसा कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया, क्या आप देख लीजिए, सॉल्व द इक्वेशन, इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए। कब करिए? यदि इफ दीज आर कॉन्सिस्टेंट, यदि ये कॉन्सिस्टेंट हो तभी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने यह सिद्ध कर दिया, यहाँ से ये आया आंसर कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है, देयरफॉर इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लिख देते हैं कि इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हुआ।